नमस्ते। यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का आज के करंट अफेयर्स विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2026, तो चलिए फटाफट देखते हैं कि परीक्षा के नजरिए से आज की सबसे जरूरी खबरें कौन सी हैं। और इसी एक लाइन से जुड़ी है हमारी आज की पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, चुनाव आयोग की स्वायत्ता मतलब कि ऑटोनॉमी और उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में जो हाल ही में बदलाव हुए हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, उसके भविष्य के लिए एक बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है। तो आज हम इन 5 टॉपिक्स पर गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति, फिर भारत के ईवी ट्रांजिशन को समझेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर बात होगी, फिर देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या असर हो रहा है, और आखिर में एक बहुत जरूरी संपादकीय का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए पहले विषय से ही शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग, और खास तौर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे समझेंगे। तो आखिर ये विषय अभी सुर्खियों में क्यों है? देखिए, इसकी वजह है एक नया कानून। इस कानून ने चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली जो सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके स्ट्रक्चर को ही बदल दिया है, और इसी बदलाव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ऑटोनॉमी को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुई। तो असल में बदलाव क्या हुआ है, स्क्रीन पर देखिए। जो पुरानी व्यवस्था थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आई थी, उसमें सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग थे: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई। लेकिन नए कानून के तहत सीजेआई को इस कमेटी से हटा दिया गया है और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया है। अब इससे क्या हुआ? इससे कमेटी में सरकार का पल्ला भारी हो गया है, और सारी चिंता की जड़ यही है। तो इस पूरे टॉपिक पर मेंस के लिए ये सवाल बनता है कि इस नई प्रक्रिया के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या ये चुनाव आयोग की आज़ादी को कमज़ोर करता है या मजबूत? इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने तर्क तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। ये जीएस पेपर 3 से जुड़ा है, भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी ट्रांजिशन। ये टॉपिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य रखे हैं। 2030 तक इन लक्ष्यों को पाना है, और इन्हें पूरा करने के लिए सरकार लगातार नई नई पॉलिसीज ला रही है, सब्सिडीज दे रही है। ये भारत के कार्बन एमिशंस को कम करने और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन देखिए, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। कई स्पीड ब्रेकर्स हैं। सबसे पहला तो है गाड़ियों की ऊंची कीमत। एक आम आदमी के लिए ईवी अभी भी थोड़ी महंगी है। दूसरी बड़ी चुनौती है चार्जिंग स्टेशंस की कमी। साथ ही बैटरी बनाने के लिए जो लिथियम जैसे मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और हाँ, लोगों के मन में एक रेंज एंजाइटी भी होती है, मतलब ये डर कि कहीं गाड़ी की बैटरी बीच रास्ते में ही खत्म ना हो जाए। इस विषय पर मेंस का ये सवाल बनता है, बात सिर्फ गाड़ियां बनाने की नहीं है, हमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना होगा, जिसमें चार्जिंग स्टेशन, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी रिसाइकलिंग और एक मजबूत बिजली ग्रिड सब कुछ शामिल हो। तो इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर तैयार करना होगा। हमारा तीसरा विषय है जीएस पेपर 2 का एक और कोर टॉपिक, संसदीय विशेषाधिकार, जिसे हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी कहते हैं। ये टॉपिक एक हालिया घटना की वजह से फिर से चर्चा में आ गया है, जहां एक संसद सदस्य के बर्ताव ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सांसदों को जो ये खास अधिकार मिले हैं, उनकी सीमा क्या होनी चाहिए। क्या ये अधिकार अनलिमिटेड है या इन पर भी कोई लगाम होनी चाहिए? तो ये विशेषाधिकार आखिर हैं क्या? देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल 105 के तहत ये संसद और उसके सदस्यों को दिए गए कुछ खास अधिकार और कुछ छूट हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि सांसद बिना किसी डर या बाहरी दबाव के अपनी बात सदन में रख सकें और सदन की गरिमा को बनाए रख सकें। इस टॉपिक से जुड़ा ये एक क्लासिक सवाल है। भारत में इन विशेषाधिकारों को अभी तक साफ साफ किसी कानून में लिखा नहीं गया है, मतलब कि ये कोडिफाइड नहीं है। तो बहस ये होती है कि क्या इन्हें एक लिखित कानून का रूप दे देना चाहिए ताकि कोई इनका गलत इस्तेमाल ना कर सके, या फिर इन्हें ऐसा ही रहने देना चाहिए ताकि संसद की स्वतंत्रता बनी रहे। आपको इसके दोनों पहलुओं पर सोचना होगा। अब हम अपने चौथे विषय की ओर बढ़ते हैं, जो जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट दोनों ही सेक्शंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है, जलवायु परिवर्तन और भारतीय कृषि।
ये टॉपिक तो लगातार खबरों में रहता है और हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने फिर से एक तरह से खतरे की घंटी बजाई है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि बदलते मौसम का, चाहे वो बेमौसम बरसात हो या सूखा, सीधा असर हमारी खेती पर पड़ रहा है और इससे हमारी फूड सिक्योरिटी पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो अब सवाल है कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए, हर चुनौती का एक समाधान भी है। जैसे अनियमित मॉनसून की जो दिक्कत है, उससे निपटने के लिए हम ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकें अपना सकते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जीरो टिलेज फार्मिंग एक बेहतरीन उपाय है। और जो फसलों पर गर्मी का तनाव बढ़ रहा है, उसके लिए हमें ऐसी किस्में बनानी होंगी जो ज्यादा तापमान सह सकें। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें अब अपनी खेती से जुड़ी नीतियों को क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बदलना होगा, उन्हें क्लाइमेट रिजिलिएंट बनाना होगा। ये सवाल इसी पर फोकस करता है। इसमें आपको सरकारी योजनाओं, टेक्नोलॉजी और किसानों को जागरूक करने जैसे कई डायमेंशंस पर बात करनी होगी। चलिए, अब आज के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, संपादकीय विश्लेषण। आज हमने द इंडियन एक्सप्रेस से एक बहुत ही रेलेवेंट एडिटोरियल चुना है। इस संपादकीय का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि आज की जो बदलती दुनिया है, उसमें भारत के लिए नॉन अलाइनमेंट की पुरानी नीति अब काफ़ी नहीं है। लेखक का मानना है कि भारत को अब अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को साधने के लिए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दों के आधार पर फ्लेक्सिबल अलायंसेस बनाने चाहिए, और इसी को मल्टी अलाइनमेंट कहा जा रहा है। ये वाक्य इस पूरे संपादकीय का सार है, उसकी आत्मा है। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब अब आइसोलेशन में रहना नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ एक्टिवली इंगेज करना है, पर अपनी शर्तों पर। अब इसका एक छोटा सा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। देखिए, इस मल्टी अलाइनमेंट के पक्ष में ये बात जाती है कि ये अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल है, जो आज की दुनिया के लिए ज़रूरी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या एक ही समय में अमेरिका और रूस जैसे देशों, जो आपस में प्रतिद्वंदी हैं, उनके साथ गहरे रिश्ते बनाए रखना मुमकिन है? इससे हमारी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी पर भी तो सवाल उठ सकते हैं। और हम आज की इस चर्चा को इसी बड़े सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। क्या ये मल्टी अलाइनमेंट की नई रणनीति भारत को एक ग्लोबल पावर बनाएगी, या इसमें जोखिम ज्यादा हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद।